कहानी नंबर 1, खंडवली की आग। मेरा नाम श्याम है और मैं ओडिशा के कटक जिले से हूँ। जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक घटना नहीं, एक चेतावनी है। पर उससे पहले एक बात, डर क्या होता है? बहुतों के लिए यह सिर्फ एक शब्द है, पर जिन लोगों ने किसी अनदेखी अनजानी ताकत को महसूस किया है, उनके लिए डर सांसों में बस जाता है। कुछ लोगों का शरीर इतना मजबूत होता है कि उनके पास कोई भी आत्मा फटकती नहीं, लेकिन मेरा शरीर शायद उतना सौभाग्यशाली नहीं है। मेरा मन मजबूत है, लेकिन शरीर भूत प्रेत की मौजूदगी में बहुत जल्दी असर लेने लगता है। साल 2015 की बात है। मैं उस वक्त ईंटों के व्यापार में था। सर्दियों का मौसम था। हमने अपने खेतों के बीच एक बड़ी भट्टी बनाई थी जहां ईंटें पकाई जाती थीं। भट्टी हमारे घर से लगभग 500 मीटर दूर थी, अंदर खेतों में। उसी खेत के करीब एक बड़ा गहरा गड्ढा था और उसी गड्ढे को खंडवली कहा जाता था। उस जगह के बारे में गांव में एक डरावनी मान्यता है। वहां कोई सामान्य आत्मा नहीं रहती, वहां कोई और ही चीज है। लोग उसे खंडवली भूत कहते हैं, लेकिन यह किसी मरे इंसान की आत्मा नहीं है। ये एक काली, गहरी और बिना नाम वाली शक्ति है जो इंसानों की उपस्थिति बर्दाश्त नहीं करती। हमारे पास बड़ी मात्रा में लकड़ी जमा थी जो अगली सुबह भट्टी जलाने के लिए बेहद जरूरी थी। लेकिन पिछले कुछ रातों से पास के गांव के लोग चोरी से हमारी लकड़ी उठा ले जा रहे थे। इसलिए हमने फैसला किया कि इस बार रात वहीं रुकेंगे। मैं, मेरा ममेरे भाई और 2 छोटे लड़के, हम 4 लोग। हमने खेत में एक तिरपाल तान ली, आग जलाने के लिए थोड़ी सूखी लकड़ी जमा की और एक लंबा बांस पास रख लिया। अगर कोई आया तो आवाज से सबको जगा देंगे। शाम 7 बजे के बाद खेतों में अंधेरा उतरने लगा। चारों तरफ सन्नाटा। हमने आग जलाई, खाना खाया जो घर से लाए थे और आपस में बातें करते हुए रात गुजारने का प्लान बनाया। करीब 10 बजे के आसपास जब सब चुपचाप थे, तभी मैंने महसूस किया कि आसपास की हवा बदल रही है। आग की लपटें अब नीचे झुकने लगी थीं, जैसे कोई उन्हें दबा रहा हो। बांस की झाड़ियों से एक अजीब सी सरसराहट आने लगी, बिना हवा के। कोई जानवर होगा, मेरे भाई ने कहा। लेकिन मैं जानता था, ये आवाज वैसी नहीं थी। हम चारों चुप हो गए। तभी हमारे साथ का एक लड़का बोला, भैया, वहां कोई बैठा है। हमने उधर देखा और सच में लकड़ियों के ढेर के पास कोई बैठा था। काले कपड़े, झुका हुआ शरीर और सिर घुटनों में दबा हुआ। मैंने टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी उसके ऊपर पड़ते ही गायब हो गई। टॉर्च जल रही थी, लेकिन उस पर पड़ते ही उजाला जैसे निगल लिया गया। तभी बांसों के पीछे से एक भयानक आवाज आई, जैसे किसी ने गले से पत्थर खींचकर बोला हो। ये मेरी आग है। मेरा शरीर वहीं जम गया। हम चारों भागने के लिए उठे, लेकिन किसी की टांगें काम नहीं कर रही थीं। लगा जैसे किसी ने पैरों को पकड़ लिया हो। जमीन के नीचे से मैंने जोर लगाकर अपने भाई की बाह खींची और बोला, मत देख, बस मत देख उस ओर, आंखें बंद कर। तभी आग की लपटें अचानक भड़क उठीं, जैसे कोई हवा नहीं, कोई क्रोध उनमें झोंक रहा हो। हमने बिना पीछे देखे भागना शुरू किया। खेत का रास्ता कच्चा था, कीचड़ और कांटों से भरा, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं थी। घर पहुंचने तक किसी ने एक शब्द नहीं कहा। पर सुबह जब भट्टी पर वापस गए तो सारी लकड़ियां राख बन चुकी थीं।
ना कोई आग का चिन्ह, ना कोई इंसानी निशान, बस राख, काली, गीली और सड़ी हुई राख। और सबसे अजीब बात, वो जगह जहां वो आकृति बैठी थी, वहां की जमीन गर्म थी। दोपहर तक भी। हमने उस दिन से भट्टी दूसरी जगह शिफ्ट कर दी और उसके बाद मैंने कभी रात को खेत की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी तो सोचिए उन लोगों का क्या हाल होगा जो इन चीजों से रोज जूझते हैं। डर असली है, पर उससे भी ज्यादा असली हैं वो जगहें जिनके बारे में हम सिर्फ कहानियों में सुनते हैं। अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी कहानी है तो हमें जरूर भेजिए। और अगर आप अगली कहानी मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार शायद कहानी आपकी हो। रात के करीब 9 बजे हम चारों लोग खेत में पहुंच गए थे। तारों से भरा आकाश था और खेत में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दूर दूर तक कोई इंसानी रोशनी नहीं, सिर्फ हमारी टॉर्च और जेब में रखे मोबाइल की लाइट। हमने लकड़ियों की ढेरी के पास एक कोना साफ किया, वहां चटाई बिछाई और आग जलाकर खुद को गर्म रखा। बातें करते करते जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तब मेरी आंखें बार बार उसी गड्ढे की ओर जाने लगीं। खंडवली, क्योंकि मैं जानता था कि उस जगह से जुड़ी कहानियां सिर्फ अफवाह नहीं थीं। मैंने बचपन से उस खंडवली भूत की कहानियां सुनी थीं। एक ऐसी काली ताकत जो इंसान नहीं थी, जिसकी ना तो कोई शक्ल तय थी, ना कोई नियम। उसका अस्तित्व सिर्फ महसूस किया जा सकता था, और वो एहसास दुनिया की सबसे डरावनी चीज था। मैंने ये बात अपने साथियों को कभी नहीं बताई थी, क्योंकि अगर मैंने बता दिया होता कि उस भूत का हुलिया मुझे मालूम है, तो वो सब मुझे पागल समझते और खेत में रुकने से मना कर देते। रात करीब 10 बजे हम चटाई पर लेट गए। चारों थके हुए थे, इसलिए नींद जल्दी आ गई, पर मेरी नींद टूटी। रात के ठीक 12:30 पर ना कोई आवाज आई थी, ना किसी ने हिलाया था, लेकिन जैसे किसी ने मेरी सांसों में से हवा निकाल दी हो। मेरे शरीर में बर्फ जैसी ठंडक भर गई थी। ठंड की नहीं, डर की ठंड। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे सांस ले रहा है। धीरे, गहरी, थकी हुई सांसें, जैसे कोई बहुत पुराना, थका हुआ और जलता हुआ अस्तित्व मेरे सिर के पीछे खड़ा हो और मेरी गर्दन पर नजरें गड़ा रहा हो। मैं एक तरफ करवट लेकर लेटा था और पलटकर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। पसीना माथे से टपक रहा था, पर शरीर हिल नहीं रहा था। मैं जानता था वो वही है। कोई इंसानी बदबू नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी खाली गंध, जैसे किसी चीज की गंध नहीं, बल्कि उसकी गैरमौजूदगी की गंध। उस शक्ति का इंसानों से कोई लेना देना नहीं था। वो कोई आत्मा नहीं, कोई चुड़ैल नहीं। वो बस अंधकार था जो चलकर मेरे पास आया था। मैंने हिम्मत करके धीरे से अपनी आंखें खोली और पीठ के पीछे नजर डाली। कुछ नहीं था, ना कोई आकृति, ना कोई परछाई, लेकिन डर वैसा ही था जैसे कोई सामने खड़ा होकर आपको घूर रहा हो। 1 घंटा यूं ही बीत गया। मैंने हिलने की कोशिश की, पर कुछ काम नहीं आया। बस दिल की धड़कनें सुनाई देती रहीं। और फिर अचानक सारे माहौल में जैसे कुछ बदल गया, जैसे किसी ने सब कुछ फिर से नॉर्मल कर दिया हो। मैंने उठकर देखा, सब वैसे ही लेटे थे।
लेकिन करीब 2 बजे अचानक बाकी सब लोग भी उठ गए। उन्होंने चुपचाप एक दूसरे को देखा और फिर एक लड़का जो मुझसे छोटा था बोला, भैया एक बात बताऊं, मैं जब 10:30 बजे टॉयलेट करने गया था ना, तो वहां मुझे कोई जानवर दिखा। कैसा जानवर? मैंने पूछा। वो गाय के बछड़े जितना बड़ा था, लेकिन काला, और उसकी आंखें बल्ब की तरह चमक रही थीं। वो खेतों में ऐसे भाग रहा था जैसे जमीन उसे छू ही नहीं रही हो। उसे उस भूत के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने सोचा कोई अजीब जानवर है। वो पत्थर उठाकर उसके पीछे भागने लगा, उसे डराने के लिए। उसे देखकर मेरे मामा का लड़का भी उसके साथ भागा, लेकिन वो चीज इतनी तेज थी कि उनकी आंखों से ओझल हो गई और फिर गायब, ऐसे जैसे कभी थी ही नहीं। मैं समझ गया, ये एक चेतावनी थी। खंडवली ने उन्हें सिर्फ दिखा दिया कि वो वहां है, और अगर हमने फिर भी नजरअंदाज किया तो अगली बार सिर्फ डराना नहीं होगा। मैंने उन्हें समझाया, वो कोई बछड़ा नहीं था, वो भूत होगा, और मेरा यकीन मानो उसका शरीर सूअर जैसा होता है, लेकिन वो इंसान जैसा नहीं, सिर्फ दिखने के लिए एक रूप ओढ़ लेता है। उनकी आंखें फैल गईं। उन्हें अब समझ आया कि हमने क्या गलती की थी, उसके इलाके में रात गुजारने की। उस रात और कुछ नहीं हुआ। हम किसी तरह दोबारा सो गए। सुबह जैसे ही सूरज निकला, हमने भट्टी जलाई, लकड़ियों को लगाया और अपने अपने घर लौट गए। लेकिन जो असली भय था, वो तो अगली रात आने वाला था। रात के करीब 2:30 बजे मेरी नींद अचानक टूट गई। मैं अपने कमरे में अकेला सो रहा था। कमरा बंद था, खिड़कियां भी बंद थीं, पंखा धीमे धीमे घूम रहा था और बाहर का सन्नाटा जैसे दीवारों से टकराकर कमरे में भर रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, मेरी आंखें बंद थीं, पर मैं पूरी तरह जाग गया था। मैं एक तरफ करवट लेकर लेटा था और तभी वही डर जो मैं पहले खेतों में महसूस कर चुका था, वो एक बार फिर मेरे शरीर में रेंगने लगा। ये कोई मामूली डर नहीं था, ये वो डर था जो आपकी सांसें रोक देता है, जिसमें ना आप मुंह खोल सकते हैं, ना हाथ पैर हिला सकते हैं। और तब मेरे कान के पास किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। हाँ, फुसफुसाहट, लेकिन वो किसी इंसानी भाषा में नहीं थी। भूतों की भाषा थी, पिशाच भाषा। बहुत कम लोग जानते हैं कि भूतों, प्रेतों और अन्य अदृश्य शक्तियों की अपनी एक अलग जुबान होती है, जिसे पिशाच भाषा कहा जाता है। वो भाषा इंसान नहीं समझ सकते, लेकिन जानवर, पक्षी, पेड़ सब उसे पहचानते हैं। जब कोई भूत इस भाषा में कुछ बोलता है, तो आपके कानों को सिर्फ एक धीमी, सरसराती फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई किसी पुराने, भूले हुए मंत्र को दोहरा रहा हो। एक ऐसी ध्वनि जो सुनाई तो देती है, पर समझ नहीं आती। मैं पूरी तरह पसीने से भीग चुका था, लेकिन मैं हिला नहीं, सांस भी धीरे ले रहा था, जैसे जरा सी हरकत से वो चीज मुझे देख लेगी। और तब वो फुसफुसाहट धीरे धीरे चुप हो गई, जैसे जो कुछ भी मेरे पास था वो जा चुका था। मैंने हिम्मत करके धीरे से आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं था। मैंने दीवार पर घड़ी देखी, रात के 2:30 बज रहे थे। मैंने थोड़ा सांस में सांस ली, लेकिन तभी कुछ ऐसा देखा जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी कमर पर जलन हो रही थी। मैं शीशे के सामने गया,
शर्ट उठाकर देखा। वहां एक पंजे का निशान था, एकदम साफ गहरा, जैसे किसी ने गुस्से में आकर मेरी कमर पर पूरी ताकत से थप्पड़ मारा हो। 4 उंगलियां और 1 अंगूठा। स्किन वहां उभरी हुई थी, जैसे अंदर से फूल गई हो। मुझे उसी वक्त समझ आ गया, वो भूत अब मेरे पीछे लग चुका है। और इस बार वो खेत में नहीं था, वो मेरे घर तक आ गया था। हम चारों भाइयों में से वो सिर्फ मुझे निशाना बना रहा था, शायद क्योंकि मेरा शरीर ही ऐसा था, कमजोर, संवेदनशील, जो आत्माओं के असर को जल्दी महसूस करता था। मैंने अगली सुबह बिना देर किए अपने मोहल्ले के एक पुराने ओझा से मदद ली। उन्होंने पूजा की, भूत को प्रसाद चढ़ाया, उसे शांत करने के लिए नियम अनुसार क्रियाएं की। लेकिन उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। कुछ ही दिनों में मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, बुखार आने लगा, भूख गायब हो गई। हर समय ऐसा लगता कि कोई मेरी पीठ पीछे देख रहा है। मैं फिर से उसी ओझा के पास गया। इस बार उन्होंने कहा, ये कोई आम आत्मा नहीं है। उन्होंने मंगला मां के हथियार का प्रयोग किया, एक विशेष पवित्र लोहे की छड़ी जिसे जल में डुबोकर मंत्रों के साथ घुमाया जाता है। और उसी दिन जब वो क्रिया पूरी हुई, मुझे एक हल्का झटका महसूस हुआ, जैसे कोई मेरे शरीर से बाहर निकला हो। और उसके साथ ही मेरे शरीर से बोझ भी उतर गया। मैं समझ गया, उस रात से मेरा पीछा छूट गया है। मैंने उसके बाद ईंटों का व्यापार छोड़ दिया और आज तक रात में कभी उन खेतों की ओर मुड़कर नहीं देखा। अब एक और कहानी, एक लड़की की जुबानी। मेरा नाम स्मृति मोदी है। मैं मुंबई के कांदिवली स्ट्रीट में रहती हूँ और इस वक्त मैं 15 साल की हूँ। लेकिन आज मैं जो बताने जा रही हूँ वो मेरी नहीं, मेरी सबसे प्यारी दोस्त पूजा की कहानी है। यह बात पिछले गणपति उत्सव की है। पूजा अपने दोस्तों के साथ हमारे मोहल्ले के गणपति मंडप में जागरण के लिए गई थी। शाम से सब लोग भजन गा रहे थे, ढोल बज रहा था, माहौल में खुशी थी। लेकिन आधी रात को करीब 1 बजे पूजा को याद आया, उसका फोन घर पर रह गया है। उसका घर मंडप से सिर्फ 2 से 3 गली दूर था, एक सीधी गली जिसके दोनों ओर लैंप पोस्ट लगे। पूजा अपनी कॉलोनी में गणपति जागरण के लिए गई हुई थी। रात करीब 2:30 बज चुके थे, सब लोग थक चुके थे, लेकिन पूजा को ध्यान आया कि उसका फोन घर पर ही रह गया है। घर मंडप से ज्यादा दूर नहीं था, बस 2-3 गलियां छोड़कर। वो पहले तो दोस्तों से साथ चलने को बोली, लेकिन किसी ने मना कर दिया। और जब अंजलि से कहा तो उसने भी मना कर दिया, क्योंकि उसके पैर में चोट थी। फिर पूजा ने सोचा कि खुद ही चली जाती हूँ, इतनी रात को कोई रास्ता खाली तो ही होगा। लेकिन जैसे ही वह अपने घर की तरफ बढ़ी, उसे पता चला कि जिस गली से रोज जाती थी उसमें तो खुदाई का काम चल रहा है और अब एक ही रास्ता बचा था, वो गली जिसे सब भूतिया गली कहते थे। पूजा का मन थोड़ा डगमगाया, लेकिन फोन जरूरी था। माँ अगर कॉल करें और जवाब न मिले तो चिंता हो सकती थी, इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और उस गली की तरफ बढ़ गई। लेकिन जैसे ही वो उस गली के मोड़ पर पहुंची, उसकी सांस अटक गई। वहां पहले से ही कोई खड़ा था, वो थी अंजलि, वही फ्रेंड जो अभी कुछ मिनट पहले मंडप में बैठी थी और जिसने चलने से मना किया था। पर अब वो गली के मोड़ पर खड़ी पूजा की ओर देख रही थी, चेहरे पर अजीब सी घबराहट, आंखों में कुछ बोलने की जबरदस्ती।
वो पूजा के पास आई और गिड़गिड़ाने लगी, पूजा, प्लीज मेरे साथ चलना, मेरे चाचा बहुत बीमार हैं, मुझे डर लग रहा है, प्लीज चलो ना मेरे साथ। लेकिन पूजा को झटका तब लगा जब उसने याद किया कि अंजलि के तो सिर्फ एक ही चाचा थे और वो पिछले साल गुजर चुके थे, तो ये अब किस चाचा की बात कर रही है? इतनी रात को मजाक कौन करेगा? पूजा ने गौर से देखा। अंजलि की चाल थोड़ी अजीब थी। उसका चेहरा उतना साफ नहीं दिख रहा था जैसे कोई धुंधली चीज हो, और उसकी आवाज में कुछ था जैसे एक सुर में दो आवाजें बोल रही हों। पूजा समझ गई, ये अंजलि नहीं है, ये कुछ और है। वो बिना जवाब दिए तुरंत मुड़ी और तेज कदमों से घर लौट गई। घर पहुंचते ही दरवाजा बंद किया, पानी पिया और सांसें सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन डर अभी तक दिल से गया नहीं था। उसने जल्दी से फोन उठाया और फिर से मंडप की ओर जाने लगी, लेकिन जो हुआ वो और भी डरावना था। वो जैसे ही उसी मोड़ पर पहुंची, वो अंजलि फिर से वहां खड़ी थी। इस बार चेहरा थोड़े और साफ दिखा और आंखें एकदम काली, पूरी काली। वो कुछ कहने लगी, फिर से वही आवाज, जैसे उसके गले में कोई और भी बोल रहा हो। लेकिन पूजा ने एक पल भी रुके बिना दौड़ लगा दी, सीधा मंडप पहुंची और वहां जो देखा उसने उसके पैरों तले जमीन खींच दी। असली अंजलि तो मंडप में ही बैठी थी, पूरे वक्त वहीं थी, कहीं नहीं गई थी। बाकी दोस्तों ने भी यही कहा। अंजलि तो पिछले 1 घंटे से अपनी जगह से नहीं हिली। पूजा कांप गई। उसने सबको सारी बात बताई। सब सुनते ही सन्न हो गए। सबको समझ आ गया कि जिसे पूजा ने रास्ते में 2 बार देखा वो अंजलि नहीं थी, वो कोई छलावा था। शायद किसी आत्मा ने अंजलि का रूप लिया था किसी वजह से। लेकिन पूजा की एक बात ने सबको चौंका दिया। अगर मैं डर जाती, अगर मैं उसका कहा मान लेती और उसके साथ चल देती, तो शायद आज मैं यहाँ ना होती। जब इंसान अपने ही घर में सुरक्षित ना महसूस करे, तो समझ लीजिए उस घर की दीवारों में कुछ ऐसा छिपा है जो सिर्फ ईंटों का हिस्सा नहीं। ये कहानी मेरे दोस्त शकील ने भेजी है, जो कश्मीर का रहने वाला है। लेकिन ये सब हुआ गोवा में, उस नए घर में जिसे उन्होंने बड़ी खुशी से खरीदा था। घर बड़ा था, खुला था और हर कोने से रोशनी बहती थी। पर वो रोशनी बहुत जल्दी फीकी पड़ गई। एक रात सब रिश्तेदार, कजिन्स सब साथ थे। खाना खाकर बैठे थे। मम्मी अपने बचपन की बातें सुना रही थीं। सब हंस रहे थे, खुश थे। और तभी मम्मी अचानक चुप हो गईं। किसी ने ध्यान नहीं दिया शुरू में, लेकिन जब पापा ने देखा कि मम्मी ना सिर्फ बोलना बंद कर चुकी हैं, बल्कि हिल भी नहीं रही थीं, तो सब घबरा गए। उनका चेहरा जैसे किसी अनदेखी चीज से लड़ रहा था। आंखों में डर, होंठ कांपते हुए और हाथ गले के पास जकड़े हुए थे। कुछ पल बाद जैसे किसी बहुत भारी बोझ से आजाद हुई हो, उनके मुंह से बस 2 शब्द निकले, या अल्लाह। फिर वो चुपचाप उठीं और जाकर सोफे पर बैठ गईं। सब लोग चुप थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ था। जब उनसे पूछा गया तो मम्मी की आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। मैं ना सांस ले पा रही थी, ना बोल पा रही थी, और मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया था।
उस वक्त आधी रात हो चुकी थी। कोई कुछ समझ नहीं पाया। अगली सुबह सभी रिश्तेदार चले गए। पापा भी रोज की तरह ऑफिस निकल गए। हमने पापा से कहा, घबराओ मत, दिन है, हम ठीक हैं। अगर कुछ हुआ तो फोन कर देंगे। लेकिन दोपहर को मैं अपने कमरे में सोने गया। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा, मुझे एक अनजाना डर महसूस हुआ। एक अजीब सी घुटन, जैसे कमरे की हवा भारी हो गई हो। मैं उठा और बाहर जाने ही वाला था कि किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया, बहुत जोर से। मेरा शरीर बिस्तर पर गिर गया और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। मैंने महसूस किया कोई चीज मुझे कसकर पकड़ रही थी। मैंने किसी को देखा भी, पर उसकी शक्ल अधूरी थी, जैसे धुंध में कोई चेहरा। मेरी चीखें सुनकर मम्मी भागती हुई कमरे में आईं। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, वो चीज, उसका चेहरा, उसका दबाव। मम्मी ने उसी वक्त पापा को फोन किया। उस रात के बाद हम कुछ दिनों के लिए वो घर छोड़कर चले गए। कुछ दिन बाद सोचा शायद अब सब ठीक होगा। पर एक रात मेरी बहन, जो बेंगलोर से आई थी, अपने कमरे में कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही थी। तभी कंप्यूटर की केबल अपने आप निकल गई। पापा ने फैसला किया, अब और नहीं। हमने घर खाली कर दिया। और जब बाहर निकलते वक्त मैंने दरवाजे की तरफ देखा, तो ऐसा लगा जैसे वो घर मुझे घूर रहा था। उस घर को छोड़कर आने के बाद मैंने चैन की सांस ली। लेकिन जो उस दिन मेरे गले पर हाथ रखे बैठा था, वो याद आज भी सांस रोक देती है। मेरा नाम अली है, मैं अछान में रहता हूँ और मुझे बचपन से ही डरावनी कहानियां सुनने का शौक रहा है। लेकिन जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो सिर्फ कहानी नहीं है, वो उस रात का डर है, जो आज भी कभी कभी मेरी नींदें उड़ा देता है। उस रात घर में मैं, मेरा छोटा भाई और मेरे 3 कजिन्स थे। मेरा भाई सिर्फ 4 साल का था और गहरी नींद में सो रहा था। हम बाकी सब बड़े भाई मस्ती कर रहे थे। हंसी मजाक, चिल्लाना, खेलने की आवाजें। उसी शोर के बीच मेरा छोटा भाई उठ गया। वो रोने लगा और मम्मी को ढूंढने लगा। मम्मी उस वक्त पास ही की एक रिश्तेदारी में गई थी, घर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर। मैंने सोचा कि इसे मम्मी के पास छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो बिना मम्मी के बिल्कुल नहीं रुकता। मैं और मेरा एक कजिन भाई उसे लेकर निकल पड़े। रात के करीब 11 बज रहे होंगे। हमारा इलाका हलचल भरा है, इसलिए डर जैसा कोई एहसास नहीं था। भाई को मम्मी के पास छोड़कर जब लौटने लगे, तो जल्दी पहुंचने के चक्कर में शॉर्टकट वाली पतली गलियों से आने लगे। सब ठीक था, लेकिन जैसे ही एक खास गली में पहुंचे, माहौल अचानक बदल गया। हवा भारी हो गई थी, कानों में एक अजीब सी सरसराहट महसूस होने लगी, और फिर एक अजीब, धीमी, गहरी आवाज सुनाई दी। ऐसी आवाज जैसे कोई दूर से गले में पत्थर अटकाकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। ना मर्द की थी, ना औरत की, ना इंसानी, ना जानवरों जैसी। मैंने अपने कजिन की तरफ देखा, वो मुझे ही घूर रहा था। हम दोनों को लगा कि शायद सामने वाले ने मजाक किया। मैंने पूछा, वो आवाज तूने निकाली थी? उसने भी वही सवाल मुझसे पूछा, और तभी फिर से वही आवाज आई, इस बार ज्यादा पास से। हमारे होश उड़ गए। हम दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को पकड़कर भागे।
गलियां संकरी थीं, लेकिन हमारी रफ्तार डर से कहीं तेज हो गई थी। पर वो आवाज, वो भी पीछा कर रही थी। वो कोई ऐसा पीछा नहीं था जो दिखे, लेकिन महसूस होता था। हर मोड़ पर, हर कदम पर, जैसे किसी की सांसें हमारी पीठ के पीछे थीं। किसी तरह घर पहुंचे, झटपट दरवाजा बंद किया। सांसें तेज थीं, चेहरा सफेद पड़ा था। बाकी कजिन्स ने हमें देखा और बिना सवाल पूछे मान गए कि कुछ हुआ है, क्योंकि हमारे चेहरे पर जो डर था वो किसी झूठ से नहीं आ सकता था। हमने सब कुछ बताया, वो आवाज, वो पीछा, वो साया। रात भर हम सब मम्मी का इंतजार करते रहे। धीरे धीरे आंख लग गई। सुबह जब उठा तो डर कहीं गायब था, पर उस रात की यादें अब भी दिल की किसी गली में फुसफुसा रही हैं। मैं काजल हूँ, दिल्ली की रहने वाली, लेकिन जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका रिश्ता है मेरे चाचा, मेरे पापा और उन जगहों से जहाँ अंधेरा खुद अपना नाम रखता है। ये सब शुरू हुआ मेरे चाचा के साथ। साल 2005, गांव कोटक्वारा, जिला जयपुर। चाचा एक रात किसी काम से गांव से बाहर गए थे। रात के करीब 11 बजे वो वापस लौट रहे थे। रास्ते में एक पुराना बबूल का पेड़ था, जिस पर सालों पहले एक आदमी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। गांव में ये बात मशहूर थी कि वो आत्मा अब भी उस पेड़ के पास भटकती है और अक्सर वहां से गुजरने वालों को या तो रोक लेती है या डराकर भगा देती है। लेकिन उस दिन चाचा अकेले थे और वो उसी रास्ते से आ रहे थे। जैसे ही वो बबूल के पास पहुंचे, एक आदमी रास्ते के बीचों बीच खड़ा था। चाचा रुके, पूछा, कौन हो भाई, हटो रास्ते से। लेकिन उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस खड़ा रहा, बिना हिले, बिना बोले। चाचा को कुछ समझ नहीं आया। वो थोड़ा बाएं होकर आगे बढ़ने ही वाले थे कि पीछे से एक आवाज आई, दी। मैंने उसको पकड़ लिया है। उस आवाज ने जैसे चाचा के पैरों से जमीन खींच ली हो। वो बिना पीछे देखे सरपट दौड़े, सीधे अपने घर की ओर। घर पहुंचे, चिल्लाए, बचाओ बाबा, बचाओ। दादाजी बाहर भागे आए। चाचा को जोर से पकड़ा और कहा, पीछे मत देखना, सीधे अंदर चल। उसी वक्त दरवाजा बंद कर दिया गया। घर के अंदर सब चुप, चाचा कांप रहे थे। रात भर कुछ नहीं बोले, लेकिन सुबह जब दादाजी ने पूछा, तू उस रास्ते से क्यों गया? चाचा बोले, मैं अकेला नहीं था बाबा, मेरे साथ मेरा दोस्त था। पर जब हम पेड़ के पास पहुंचे तो वो आदमी हमारे सामने आ खड़ा हुआ और फिर पीछे से आवाज आई। मैंने उसे पकड़ लिया है। दादाजी चुप रहे, फिर धीमे से बोले, बेटा, वो तेरा दोस्त नहीं था और न ही वो कोई आदमी था। वो मेरा पिताजी है, जो तेरी रक्षा करते हैं। उस दिन के बाद से चाचा ने कभी उस रास्ते से अकेले जाना छोड़ दिया। अब एक और कहानी, मेरे पापा की जुबानी। मेरे पापा बिहार के अररिया जिले के एक गांव रजोखर से हैं। पापा बताते हैं, हर साल जब बरसात का मौसम खत्म होने लगता, जुलाई से अगस्त के बाद की रातें, गांव में एक भयानक चक्र शुरू हो जाता। रात के अंधेरे में करीब 20-30 लोग खेतों की तरफ से गांव की ओर आते दिखाई देते थे, पर वो आम लोग नहीं होते थे। उनके सिर नहीं होते थे, सिर्फ शरीर होता था, हाथ और पैर, और उनके कंधों पर
दो जलती हुई छोटी मशालें रखी होती थीं। कोई चेहरा नहीं, कोई आंखें नहीं, फिर भी वो गांव की ओर चलते चले आते थे। गांव के लोगों को पता था, अगर वो प्रेत गांव में घुस जाए तो हर दिन किसी न किसी की मौत होती है। इसलिए हर घर के मर्द अपने हाथ में डंडे, तलवारें, जलते हुए कपड़े लेकर गांव की सीमा पर खड़े हो जाते थे। और जब वो प्रेत नजदीक आते तो चीखते चिल्लाते हुए उन्हें भगाने निकल पड़ते। पूरे गांव में तबाही जैसा दृश्य होता था और वो प्रेत बिना चेहरों के गायब हो जाते। लेकिन अगली रात फिर वही होता था। ये सिलसिला एक बार शुरू हो जाता तो लगातार 7-8 दिन तक चलता और फिर अचानक सब बंद, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पापा ने जब मुझे ये बात बताई थी, मैंने भी पहले इसे मजाक समझा, पर जब मैं खुद गांव गया और बुजुर्गों से पूछा, सब वो रात में आते थे और सूरज उगते ही अंधेरे में फिर खो जाते थे। अगर आपको लगता है कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है तो सोचिए, हर साल हर गांव में एक ही अनुभव, सैकड़ों लोगों को एक जैसी चीजें दिखती हैं। क्या वो सब झूठ हो सकते हैं? या फिर वो रातें कुछ ऐसा दिखाती हैं जो दिन की रोशनी में छिप जाता है? उस रात मुंबई का माहिम इलाका, जो दिन में लोगों से भरा रहता है, अब एक भूतिया सन्नाटे में डूबा था। हम पांचों दोस्त डिसूजा चौल की सच्चाई को खुद देखने गए थे। पहले तो हमने चर्च के पास 2-3 चक्कर लगाए। सब शांत था, कोई हलचल नहीं, सिर्फ हवा थी, भारी, ठंडी और कुछ कहती सी। फिर हमारे एक दोस्त ने कहा, चलो उस लड़की के घर की तरफ चलते हैं जहां कुआं था। हम सब तैयार हो गए। रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट थी, लेकिन ज्यादातर बुझ चुकी थीं। मैं सबसे आगे बाइक चला रहा था। मेरे पीछे एक दोस्त बैठा था। बाकी तीनों एक ही बाइक पर पीछे थे। जैसे ही हम उस पुराने घर के पास पहुंचे, मुझे कुछ दिखा। एक आकृति सफेद कपड़ों में जमीन पर बैठी हुई। अंधेरे की वजह से चेहरा नहीं दिख रहा था, तो मैंने बाइक की हेडलाइट उसकी ओर घुमा दी और जो मैंने देखा, मेरे होश उड़ गए। वो एक लड़की थी, पूरी तरह सफेद कपड़ों में। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था और बाल चेहरे पर लटक रहे थे। वो कुछ पढ़ रही थी, धीरे धीरे शरीर को हिलाते हुए, जैसे कोई मंत्र दोहरा रही हो। वो हमें देख नहीं रही थी। हमने भी आवाज नहीं की, बस बाइक धीरे चलाते हुए वहां से निकल गए, जैसे हमने कुछ देखा ही ना हो। पर हमारे पीछे जो 3 दोस्त थे, जैसे ही उन्होंने उस जगह क्रॉस की, उनकी बाइक जमीन पर गिर गई। एक साथ तीनों गिर पड़े। घुटनों से लेकर हाथ तक सब जगह खून। मैं चिल्लाया, भागो, अभी मत रुको, ये जगह सही नहीं है। वो जैसे तैसे लंगड़ाते हुए उठे, बाइक संभाली और हम सब सीधे भागते हुए पास के पेट्रोल पंप पहुंचे। वहां जाकर सबकी सांस में सांस आई। हमने देखा, उनके हाथ पैर से खून निकल रहा था। मैंने पूछा, तुम लोग गिरे कैसे? तो दोस्त बोला, ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारी बाइक को हवा में उठाकर फेंक दिया हो। उसके बाद मेरे साथ वाला दोस्त बोला, मैंने खुद देखा, वो सुलोचना वहीं बैठी थी। उसके मुंह से शब्द निकल रहे थे,
और हवा जैसे उसके इर्द गिर्द घूम रही थी। हम सब वही सन्न खड़े थे। तभी एक बुजुर्ग, शायद उसी पेट्रोल पंप पर काम करते थे, हमारी हालत देखकर पास आए। उन्होंने पूछा, बेटा क्या तुम लोग अभी अभी डिसूजा चौल से आए हो? हम कुछ बोले नहीं, पर वो सब समझ गए। उन्होंने धीरे से कहा, उसके घर मत जाया करो बेटा, उसे बांधकर रखा गया है, वो घर के गेट के बाहर नहीं आ सकती। लेकिन अगर कोई उसे छेड़े तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। उन्होंने आगे बताया, उस चौल को उसी के कारण तोड़ा गया था और फिर उसकी आत्मा को शांति देने के लिए वहां चर्च बनवाया गया। अब हर शाम 6 बजे के बाद वहां जाना मना है, क्योंकि उसकी ऊर्जा अब भी वहां है। वो मरी जरूर है, पर वो जगह आज भी उसकी है। हम सबने कांपते हुए कहा, सॉरी अंकल, अब कभी नहीं जाएंगे। और हम वहां से चुपचाप निकल गए। ये सब सालों पहले की बात है। गांव रजोखर के बाहर एक रास्ता था, जहां एक महिला की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। लोग कहते थे, उस औरत की आत्मा अब भी उसी रास्ते पर पायल पहने घूमती है। बहुत से लोगों ने रात को वहां पायल की झंकार सुनी थी, कुछ ने परछाई भी देखी थी। लेकिन मेरे दादाजी इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते थे। एक दिन उन्हें खेत से लौटने में देर हो गई। साइकिल भी रास्ते में खराब हो गई, इसलिए उन्होंने पैदल चलने का फैसला किया, उसी रास्ते से जहां लोगों ने आत्मा देखी थी। शुरुआत में सब ठीक था, पर कुछ ही दूर चले थे कि पीछे से पायल की आवाज आने लगी, झम झम झम, हर कदम पर, जैसे कोई ठीक उनके पीछे चल रहा हो। दादाजी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और पहली बार उन्हें लगा कि शायद गांव वाले सही कहते हैं। तभी उन्हें याद आया, उसी रास्ते में एक पीर बाबा की मजार है। उन्होंने मन ही मन पीर बाबा का नाम लेना शुरू किया और तभी सामने से एक बुजुर्ग आते दिखाई दिए। सफेद कपड़े, चेहरे पर नूर, हाथ में एक छड़ी। वो एकदम किसी फरिश्ते जैसे लगे। उन्होंने दादाजी से पूछा, बेटा फला रास्ता कहाँ जाता है? दादाजी बोले, बाबा वहीं तो मेरा घर है, चलिए मैं साथ ले चलता हूँ। दादाजी को उस वक्त ऐसा लगा जैसे कोई ऊपर वाला उन्हें बचाने खुद आ गया हो। जैसे ही वो बाबा उनके साथ चले, पायल की आवाज बंद हो गई। घर के पास पहुंचकर दादाजी ने रास्ता समझाया। बाबा ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और सीधे उसी रास्ते से चले गए। दादाजी भी घर के अंदर आ गए, लेकिन तभी उन्हें याद आया, उनकी साइकिल तो बाहर ही रह गई है। वो तुरंत बाहर निकले, पर वो बाबा कहीं नहीं थे। रास्ता सीधा था, ना कोई मोड़, ना कोई पेड़, फिर भी वो गायब थे। तभी दादाजी को एहसास हुआ, वो बाबा नहीं, खुद पीर बाबा ही थे, जो उन्हें उस रात बचाने आए थे। उस दिन से दादाजी ने एक वादा किया, अब वो हर शुक्रवार को पीर बाबा की मजार पर फूल चढ़ाने जाते हैं, और जब भी वो रास्ता पार करते हैं, उनकी आंखें खुद ब खुद झुक जाती हैं, उस अदृश्य रहमत के लिए। अब एक जरूरी बात दोस्तों, अगर ये कहानियां आपके रोंगटे खड़े कर गई हों, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन सब्सक्राइबर्स की कहानी इस बार नहीं आई है, वो परेशान ना हो, आपकी कहानी भी जल्दी इस चैनल पर आएगी।
अगर आप ऐसी और सच्ची डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अब से हर वीडियो पहले फेसबुक पेज